Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to ComSat Institute of Information Technology, Virtual Campus Islamabad for the lecture series in Learning Management Systems. You know the course code is CSC350. Students, आज के लेक्चर में हम एक रिव्यू करेंगे ओवरऑल जितना आज तक हमने मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड थ्योरीज पढ़ी हैं। तो लर्निंग मैनेजमेंट से रिलेटेड जितना पार्ट आज तक हमने कवर किया है उसका एक क्विक रिव्यू होगा आज के लेक्चर में, ताकि आपको रिकॉल करवाया जाए कि अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, कितनी थ्योरीज मैनेजमेंट की हैं, क्या मैनेजमेंट के मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके बाद हम प्रैक्टिकल पार्ट में यानी सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं, जो कि सेकंड पार्ट ऑफ द कोर्स है, यानी सिस्टम्स विद मैनेजमेंट। ये हमारा दूसरा पार्ट जो चल रहा है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में ई-व्यूज़ एक सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया था, जो कि बहुत ही कम्प्रीहेंसिव और बहुत ही मार्केट का सॉफ्टवेयर है और इसके हज़ारों लाखों रुपए लोग खर्च करके इसकी ट्रेनिंग हासिल करते हैं। मैंने उस सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन को आपके कोर्स का हिस्सा बनाया है ताकि आप फ्यूचर में अच्छे ट्रेनर भी बन जाएं। तो ये ट्रेनिंग के जितने सॉफ्टवेयर हैं उसमें ये एक लीडिंग सॉफ्टवेयर है, जिसको आम तौर पे लोग ट्रेनिंग देते हुए थोड़ा घबराते हैं, इसलिए कि इसके लिए समझने के लिए मैथमेटिकल बैकग्राउंड, स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए और कंप्यूटर की थोड़ी बहुत स्किल। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द एजेंडा इन टुडेज लेक्चर वी विल रिव्यू द कंटेंट्स ऑफ ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स। दिस इज लेक्चर नंबर 16, बेसिकली द रिव्यू नंबर 1। व्हाई दिस इज नोन एज रिव्यू 1? क्योंकि हम मिडल ऑफ द सेमेस्टर है और इन द मिडल व्हाट हैज़ बीन कवर्ड सो फार, दिस इज़ द रिव्यू ऑफ ऑल दोज लेक्चर्स। इसके बाद रिव्यू 2 वो हमारे कोर्स की कंप्लीशन पर एक लेक्चर अरेंज किया जाएगा, जिसमें बाकी जो हमारे 17 लेक्चर ऑनवर्ड जो हमारे लेक्चर्स होंगे उनका एक रिव्यू हम बनाएंगे, जो आखिरी लेक्चर का हिस्सा होगा। उसको हम रिव्यू 2 का नाम देंगे। तो रिव्यू 1 के मुताबिक इट विल बी रिव्यू ऑफ ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स कवर्ड सो फार। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने जब ये कोर्स स्टार्ट किया था तो इसके इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि इस कोर्स के 3 हिस्से हैं। लर्निंग, जो कि ओवरऑल लर्निंग है, और मैनेजमेंट और सिस्टम। हमने अब तक मैनेजमेंट को ज़्यादा फोकस किया और मैनेजमेंट की थ्योरीज, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट, मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव्स और मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट, ये हमने बड़ी डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया। तो शुरू में हमने सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी डिस्कस किया था, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किया था, और इसको लर्निंग की क्यों ज़रूरत है और इसके इम्पेरेटिव पार्ट क्या हैं। इम्पेरेटिव पार्ट में उसके यानी मैनेजमेंट को समझना ज़रूरी है, कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास है, उससे रिलेटेड किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 1 या 2 या जितने भी पॉसिबल हों, हम उसको ई-व्यूज़ को फोकस कर रहे हैं। मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को भी फोकस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगरचे लोग समझते हैं सिर्फ टाइपिंग के लिए यूज़ होता है, ऐसा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक बहुत कम्प्रीहेंसिव सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर है, जिसको प्रोफेशनल्स जो हैं जिस अंदाज में यूज़ करते हैं, मौका मिला और टाइम ने इजाज़त दी तो इंशाअल्लाह मैं आखिर में कुछ उसकी जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट हैं जो ऑफिस से, ख़ास तौर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि लोग इसको सिर्फ टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसलिए
बहुत सारे लोग जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, यानी मैट्रिक इंटर के बाद वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो वो कहीं से छोटा मोटा डिप्लोमा सर्टिफिकेट करके ऑफिस में तो वो क्लरिकल या सेक्रेटेरियल जॉब में आ जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस पर्पज़ के लिए बिल्कुल उनका टारगेट ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रेटेरियल स्टाफ या क्लर्क पैदा किए जाए। एडवांस कंट्रीज़ में प्रोफेशनल्स इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनका अपना एक स्टाइल है, वो स्टाइल मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाअल्लाह आखिर में। तो इन क्विक रिव्यू हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स ये डिस्कस किया था। आपको याद होगा ब्रॉड कोर्स आउटलाइन मैंने डिस्कस की थी। ब्रॉड कोर्स आउटलाइन में थोड़ी सी हमने मॉडिफिकेशन की है। उस वक्त ई व्यूज़ को हमने ज़्यादा फोकस नहीं किया था, जो कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग थी। अब कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग में हमने एक लीडिंग सॉफ्टवेयर को इंक्लूड किया है, क्योंकि एक 15 लेक्चर की सीरीज़ देने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि ये क्यों ना एक प्रोफेशनली साउंड किस्म का एक सॉफ्टवेयर आपको सिखाया जाए इन एडिशन टू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्योंकि बहुत सारे लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से फेमिलियर हैं, तो उसको सिर्फ प्रोफेशनल स्टाइल आपने अगर सीख लिया तो आप बाकी कर लेंगे। लेकिन ई व्यूज़ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको मुझे करके आपको वो केस बाय केस आपको डिटेल बतानी पड़ेगी। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हमने किया था कि और एक सेइंग जो है इसकी पीटर ड्रकर की, वो मैंने आपके साथ शेयर की थी कि इफेक्टिव मैनेजमेंट इज़ प्रोबेबली द मेन सोर्स ऑफ डेवलपमेंट इन द डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड इट इज़ द मोस्ट नीडेड रिसोर्स ऑफ डेवलपिंग वंस। कि किस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है अपनी मैनेजमेंट को बेहतर करके डेवलप कंट्रीज़ को कैचअप कर सकते हैं। ये पीटर ड्रकर एक मशहूर इकोनॉमिस्ट है। लोग इसकी क्वालिफिकेशन से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली वो समझते हैं कि ये मैनेजमेंट का गुरु है। इनफैक्ट ही इज़ इकोनॉमिस्ट। आप इसकी क्वालिफिकेशन और इसकी डिटेल्स के बारे में आप सर्च करके देख सकते हैं कि हिज क्वालिफिकेशन इज़, although he is famous for management, but his qualification, training and expertise are in economics. इसी तरह आप भी एक अच्छे मैनेजर, अच्छे CEO बन सकते हैं अगर आप अपने मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, मैनेजरियली आप स्ट्रॉन्ग हो। मैंने आपके साथ कुछ लीडिंग कंपनीज के CEO की परफॉर्मेंस और उनकी अचीवमेंट्स शेयर की थी, और ये परफॉर्मेंस और उनकी अचीवमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है कि हाउ हाईली पेड दे आर, जिसमें ये कुछ कंपनीज के नाम है, ओरेकल, HCA, वॉल्ट डिज्नी, सारा। और इनमें आप देख रहे हैं कि ओरेकल का जो CEO ही इज़ द मोस्ट हाईली पेड पर्सन इन द वर्ल्ड। उसके बाद फिर हमने बताया था कि मैनेजमेंट में जेंडर की कितनी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर कंपैरिजन की कितनी इम्पोर्टेंस है। आखिर क्यों कॉरपोरेशंस जो हैं वो मेल को फीमेल के मुकाबले में प्रेफर करते हैं, ख़ास तौर पर टेक्निकल फील्ड में, और कुछ पोस्टों में, कुछ पोजीशंस पे फीमेल को प्रेफर किया जाता है फॉर द प्रमोशन ऑफ द बिजनेस कॉरपोरेशंस। फिर हमने सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजर्स, रोल ऑफ मैनेजमेंट को हमने डिस्कस किया था। एसेंशियली मैनेजर्स नेवर टेक देयर माइंड्स ऑफ गोल अकम्पलिशमेंट। मैनेजर का मेन फोकस जो है वो काम की कंप्लीशन की तरफ होता है कि किस तरीके से टाइम पे काम को मुकम्मल किया जाए। मैनेजमेंट सिस्टम को हमने डिफाइन किया था कि किस तरह से ये एक प्रोसेस एंड सीरीज ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, और ये प्रोसेस ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है किस तरीके से इसको फर्दर एनहांस किया जा सकता है अपने गोल्स की तरफ। मैनेजमेंट प्रोसेस एंड फंक्शंस के बेसिकली ये 4 कंपोनेंट्स हैं।
या 4 फंक्शंस हैं किसी भी मैनेजमेंट में, जिसमें नंबर 1 प्लानिंग, नंबर 2 और ऑर्गेनाइजिंग, नंबर 3 इन्फ्लुएंसिंग एंड नंबर 4 कंट्रोलिंग। फिर इस फंक्शन को इन 4 फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए मैनेजर्स क्या मिस्टेक करते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। आमतौर पे प्लानिंग में क्या मिस्टेक करते हैं, रिस्क टेकिंग में प्रॉब्लम होती है, या ऑर्गेनाइज करने में क्या इश्यूज होते हैं, और फिर इन्फ्लुएंसिंग में और कंट्रोल में क्या इश्यूज होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने डिस्कस की थी कि ये चारों जो हैं आपस में इंटरलिंक्ड फंक्शंस हैं, कोई एक्सक्लूसिव एक दूसरे से एक्सक्लूसिवली सेपरेट नहीं है, बल्कि एक लेवल पे अगर प्लानिंग ख़राब हो गई तो सारी आगे सब्सीक्वेंट फंक्शंस जो हैं वो सही नहीं रहते। इसी तरह अगर पहले 3 फंक्शंस हमने सही तौर पे परफॉर्म कर दिए और कंट्रोलिंग सही नहीं है, तो फिर तीनों फंक्शंस जो है वो उनके फ़वाइद जो हैं वो ज़ाया होने का ख़तरा होता है। इसके बाद फिर मैनेजमेंट प्रोसेस और ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को हमने डिस्कस किया था। ये एक चार्ट मैंने आपके साथ फ्लो चार्ट डिस्कस किया था कि किस तरह से ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ लीड करती हैं और किस तरीके से ये चारों फंक्शन जो हैं आपस में स्ट्रांगली इंटीग्रेटेड होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? मेन रिसोर्सेज हमने डिस्कस किए, ह्यूमन, मनी, रॉ मटेरियल और कैपिटल, और इन सब को इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज करना जो वो मैनेजमेंट का काम है। तो अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है तो ये रिसोर्सेज जो हैं कम प्रोडक्टिव होंगे। इफ मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट then these resources will produce relatively much better output. फिर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को हमने रिलेट किया था कि किस तरीके से एफिशिएंसी और मैनेजमेंट जो है रिलेटेड हैं, और मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि किसी एक मुल्क में मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है और दूसरे कंट्री में मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक मैनेजर की क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, मैनेजमेंट स्किल क्या होती है, इसके अलावा फिर कुछ हमने इससे रिलेटेड थ्योरीज को हमने डिस्कस किया था कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद फिर कंटेम्परेरी व्यू मैनेजमेंट स्किल के बारे में क्या है कि टास्क रिलेटेड, पीपल रिलेटेड या चेंज रिलेटेड, ये सारे हमने डिस्कस किया था। और कंटेम्परेरी व्यू ऑफ मैनेजमेंट स्किल को फिर हमने एक इस तरह के एक बॉक्स में, एक टेबल में हमने सम अप किया था। उसके बाद मैंने आपको सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट करियर बताई थी कि एक मैनेजमेंट के फील्ड में करियर को बिल्ड करना वो किस तरह से, करियर कहते किसे हैं, करियर जो है असल में जो एक्यूमुलेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं मैनेजमेंट के अंदर, वो एक करियर होता है, और उसके एडवांटेजेस फिर क्या हो सकते हैं उसको हम कहते हैं। और ये मैंने एज के साथ परफॉर्मेंस और करियर को लिंक करके आपको बताया था कि लाइफ स्टेजेस जो हैं वो इंसान की परफॉर्मेंस जो है आमतौर पे 35 तक की एज, मैंने आपको बताया था कि ऐसी एज है जिसमें अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लर्निंग की जो स्पीड है, पेस है, वो आमतौर पे ज़्यादा होती है, और उसके बाद जो है फिर ये स्पीड रिलेटिवली कम होती है, और उसमें मैनेजमेंट स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाती हैं। तो इंसान की लाइफ साइकिल में अगर जाएं तो उसकी लाइफ के जो 50 ईयर तक की जो लाइफ है वो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अर्निंग और लर्निंग दोनों हिसाब से। लेकिन अर्ली जो 35 इयर्स ऑफ एज है वो बहुत ज़्यादा, उसमें अडॉप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, और उसके बाद जो है उसकी मैच्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट। तो इंसान की लाइफ का हर पार्ट जो है प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशन के लिए एक सिग्निफिकेंस रखता है, उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। फिर ये हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप अपने करियर इश्यूज़ को एड्रेस कर सकते हैं और क्या इश्यूज़ होते हैं करियर से रिलेटेड, और वुमेन इन द मैनेजमेंट अगर हैं तो उनकी क्या इम्पोर्टेंस है,
और वो मेल से किस तरह डिफरेंट होती हैं। और पहले लेक्चर में मैंने फिर कुछ किताबें आपके साथ शेयर की थी। यहाँ आप थोड़ी सी आप एक और चीज़ आप ऐड कर दें इन दो के अलावा। ये पहली दो जो बुक्स हैं, इनमें जो फर्स्ट बुक है उसके तकरीबन हमने कोई 14 चैप्टर्स जो हैं वो किए हैं। उन 14 चैप्टर्स वो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, डिटेल्स हैं, एक बेसिक बुक है। उसको आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पे जो उसमें केसेस और डिस्कशन है वो बहुत यूज़फुल है। लेकिन आप उनको पढ़ते हुए जो मेरे हैंड आउट्स हैं उनको लाजमी देखें। वो हर चैप्टर के बारे में एक सम अप है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं आम तौर पे थ्योरी को वो बोर समझते हैं और इतना लंबा पढ़ने की उनकी हैबिट नहीं होती। इसलिए मैंने हैंड आउट्स में वो बहुत मीनिंगफुल बनाए हैं। वो इंशाल्लाह आपको पढ़ के उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा होगा। इसके अलावा दूसरी बुक जो मैंने लगाई थी वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की थी। अब इसमें आप ऐड कर ले जो बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब आप ई व्यूज़ इंस्टॉल करेंगे तो उसकी हेल्प में ये एक एडिटिव चीज़ मौजूद है कि उसके मैनुअल, उसकी गाइडलाइन, उसके फंक्शंस और सारी चीज़ें उसके अंदर इलेबोरेटेड हैं। तो ये बुक मार्केट से नहीं बल्कि आपको ई व्यूज़ के साथ ही जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो वो भी उसके साथ ही उसके साथ ऐड इन में शामिल होगी। तो आप चाहें तो उसकी फंक्शन गाइड, उसके मैनुअल, उसका यूज़र, वो सारी चीज़ें उसके साथ अटैच है, वो आपको उसके साथ ही मिलेंगी। लेकिन मैं जो कोर्स फोल्डर है उसके अंदर भी एक कॉपी रख दूंगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। यहाँ हमने ये फर्स्ट लेक्चर, उसके बाद फिर लेक्चर 2 में हमने मैनेजर, सोसाइटी एंड सस्टेनेबिलिटी हमने ये डिस्कस किया था। तो मैनेजर, सोसाइटी और सस्टेनेबिलिटी। मैनेजर जो है वो सोसाइटी का एक सबसेट होते हैं, उससे अलहदा नहीं होते। इसलिए मैनेजमेंट के जो डिसीजंस होते हैं वो जितना सोसाइटी को इन्वॉल्व करेंगे उतने उनका रूट्स जो हैं उतनी उनकी अटैचमेंट जो है सोसाइटी के साथ रहेगी। और क्योंकि सोसाइटी के साथ अगर बिज़नेस की अटैचमेंट नहीं है तो फिर आप अपनी प्रोडक्ट को सस्टेन नहीं कर सकते, आप बिज़नेस को सस्टेन नहीं कर सकते। क्योंकि सोशल रिस्पॉन्स जैसे ही आपसे डीलिंक होगा तो फिर आप उससे अपने बिज़नेस को सरवाइव नहीं कर सकते, सस्टेन नहीं कर सकते। तो इसलिए कुछ ऐसे मेजर्स कॉरपोरेट सेक्टर को लेने चाहिए जिससे उनकी कंज्यूमर के साथ, बायर के साथ अटैचमेंट रहे और सोसाइटी जो है उनके अगेंस्ट ना हो जाए और उनसे तंग ना पड़ जाए। वो क्या मेजर्स हो सकते हैं वो हमने कोई डिस्कस किए थे कि कुछ सोशल बाइंडिंग हैं, कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको वो बड़े अच्छे तरीके से अगर अदा करें। वो क्या हो सकते हैं? वो एक तो इनसाइडर हैं, जो वर्कर्स आपके साथ काम कर रहे हैं उनका ख्याल रखें, उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दें, उनकी जो सोशल जिम्मेदारियां हैं उनको अदा करने में कॉर्पोरेट सेक्टर जो है हेल्प करे। फैमिली मैटर्स हैं उनको सही परफॉर्म करने की उनको हेल्प करें। और अगर कोई फाइनेंशियल नीड्स हैं उनकी उसको पूरा करें। वो किसी तरह से भी हो सकती हैं, वो फिलंथ्रोपिक तरीके से भी हो सकता है, वो हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ की शक्ल में भी हो सकते हैं, वो एनवायरनमेंट को क्लीन नीट रखने से भी हो सकता है, वो आप पाथवेज अगर बनवा देते हैं उससे भी हो सकता है, आप पार्क बनवा देते हैं उससे भी हो सकता है, फ्री मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ या एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो सकती हैं। तो ये सारे वो फंक्शंस हैं जो जब हम अदा करते हैं तो एक कॉर्पोरेट सेक्टर का जो स्टेचर है, जो उसकी शोहरत है, जो उसका नाम है, वो जो है सोसाइटी के अंदर सस्टेन करता है और बिज़नेस जो है वो लोग जो है वो बिज़नेस फ्रेंडली हो जाते हैं, जिससे बिज़नेस जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सस्टेन कर सकता है। ये सारा हमारा लेक्चर था, आपको याद होगा।
रीजंस क्या हैं, क्यों सस्टेनेबिलिटी की ज़रूरत क्यों होती है और सस्टेनेबिलिटी के मेजर्स क्या हैं, ये हमने डिस्कस किए थे। फिर इसके साथ कुछ एथिक्स को हमने डिस्कस किया था कि मैनेजर्स और एथिक्स ये दोनों एसोसिएटेड टर्म हैं। मैनेजर कभी भी अनएथिकल नहीं हो सकता। हर सोसाइटी की जहाँ पे हम बिज़नेस रन कर रहे होते हैं उसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कोई एथिक्स होती हैं, उनको हमने ख्याल रखना है। और ख़ास तौर पे एज मैनेजर अगर ऐसा हुआ तो फिर बिजनेस, अगर कोई वायलेशन होती है तो फिर मैनेजर जो है, मैनेजमेंट वहाँ पे रन करना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है और बिज़नेस की सस्टेनेबिलिटी फिर ख़तरे में चली जाती है। ये कुछ हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जो बिज़नेस बेनिफिट्स ऑफ एथिक्स के साथ लिंक करते हैं। बिज़नेस के स्टेक होल्डर्स और एथिक्स जो है, और ख़ास तौर पे वर्क प्लेस पे एथिकल इश्यूज से अवॉइड करना चाहिए और प्रोफेशनली हमें एक दूसरे से डीलिंग करनी चाहिए और वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो वर्क एनवायरनमेंट रहे, ना कि अनएथिकल। तो ये कुछ कोड ऑफ एथिक्स मैंने डिस्कस किए थे आपके साथ, ये आपके साथ शेयर किए थे, आपने यकीनन पढ़े होंगे ये। इसके बाद फिर हमने कुछ कोड ऑफ एथिक्स और फिर ये हमने लेक्चर नंबर 4 की तरफ हम गए थे, जिसमें मैनेजिंग सिस्टम इन द ग्लोबल अरीना। तो इसमें जो हमने ये जो था मैनेजिंग सिस्टम इन द ग्लोबल अरीना के जब एक बिज़नेस जो है वो एक स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल की तरफ मूव करता है तो उसके चैलेंजेस किस तरह बढ़ते हैं और उन चैलेंजेस को वो किस तरह ओवरकम कर सकता है। उसमें कंपैटिबिलिटी, उसमें कंपेटिटिवनेस, उसमें टेक्नोलॉजी, उसमें ह्यूमन रिसोर्स की स्किल और उसमें इस डिफरेंस को समझना कि लोकल मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है और इंटरनेशनल मार्केट की रिक्वायरमेंट किस तरीके से लोकल मार्केट से डिफरेंट है। इसमें फिर हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके ये एक इंफॉर्मेशन मैंने शेयर की थी और ये मैंने जो आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर की थी वो ये था कि किस तरीके से हम एक प्लानिंग टूल्स और जो है अपनी प्लानिंग और प्लानिंग टूल्स यूज़ करके हम इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं और क्या प्रोसीजर्स हैं जिसमें हम लोकल से थोड़ा सा रीजनल लेवल पे जाते हैं और फिर रीजनल से हम इंटरनेशनल होते हैं और फिर मल्टीनेशनल और फिर ट्रांसनेशनल नेशनल जो है हम किस तरीके से बनते हैं। ये आगे डिटेल्स फिर हमने की थी। फिर हमने प्लानिंग को फोकस किया था कि प्लानिंग का पर्पस क्या है, प्लानिंग के फ़ायदे क्या हैं और प्लानिंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है जिसमें, और प्लानिंग में बाज़ औक़ात रिजिडिटी आती हैं, रिस्ट्रिक्शन आती हैं, कुछ रेजिस्टेंस आती हैं, कुछ इरिटेशन आती हैं, उनको किस तरह से हम काबू पा सकते हैं। फिर टाइप्स ऑफ प्लान हमने डिस्कस किए थे कि कुछ स्टैंडिंग प्लान होते हैं, कुछ सिंगल यूज़ प्लान होते हैं। स्टैंडिंग प्लान जो है वो आमतौर पे सेट रूल्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, कुछ रूब्रिक्स होते हैं जिसके मुताबिक जैसे ही और खसूसी गाइडलाइंस होती हैं कि और इश्यूज स्पेसिफिक होते हैं कि ये इश्यूज अराइज होंगे तो फ़ौरन ये एक्शन लिया जाता है। लेकिन सिंगल यूज़ जो प्लानिंग होती है वो दरअसल कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जो ऑड सी होती है, नॉर्मल रूटीन से हट के होती है, उसको हैंडल करने के लिए जो प्लान बनाया जाता है वंस फॉर ऑल, उसको हम सिंगल यूज़ प्लान कहते हैं। ये फिर प्रोसेसेस हमने डिस्कस किए थे प्लान में। फिर उसके बाद फिर अल्टरनेटिव वेज ऑफ रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं जिनको देख के प्लान बनाया जाता है और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स, कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर की थी कि ऑब्जेक्टिव और एक जो स्टेटमेंट ऑफ विजन जो होती है उसको कैसे सेट किया जाता है और ये वक्त और टाइम की नीड के मुताबिक और हालात के मुताबिक, मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस को रिफ्लेक्ट करती हैं, उनको हम सेट करते हैं और फिर उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। और ये कारपोरेशन टू कारपोरेशन वेरी करती है।
ये और इसके अलावा टाइम टू टाइम भी वेरी करती हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्टेटमेंट जो है, एक विजन जो है वो वंस फॉर ऑल हो। ऑब्जेक्टिव्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, नए चैलेंजेस के मुताबिक हम चेंज करते हैं। डिफरेंट एरियाज ऑफ फोकस इन द ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, वो हमने डिस्कस किए थे। जैसे मार्केटिंग है, इनोवेशन है, प्रोडक्टिविटी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ें उसमें आती हैं। इसके अलावा विद रेफरेंस टू टाइम हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे कि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इंटरमीडिएट टर्म में किस तरह हम फिर लॉन्ग टर्म यानी स्ट्रेटजी किस तरह बनाते हैं, ये सारा कुछ था। और फिर क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हम किस तरह से मेजर्स और गाइडलाइंस जो है हमें वो रिक्वायर्ड हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स को फिर हमने इसकी कंटिन्यूएशन में डिस्कस किया कि MBO प्रोसेस जो है उसमें किस तरीके से हम मूव कर सकते हैं। क्या फैक्टर्स हैं जो नेसेसरी हैं फॉर द सक्सेसफुल IBO प्रोग्राम, इसको हमने डिस्कस किया था। इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। प्लानिंग टूल्स क्या है, प्लानिंग टूल्स में फोरकास्टिंग, हम ये जो सॉफ्टवेयर मैंने इंट्रोड्यूस करवाया पिछले लेक्चर में, वो भी इसमें फोरकास्टिंग पर्पस में यूज़ होगा। इंशाल्लाह वो मैं आपको डाटा, रियल डाटा लेके वो एस्टिमेट करके फोरकास्टिंग का तरीका बताऊंगा और उसको पढ़ना कैसे है, फोरकास्टिंग को, फोरकास्टिंग से रिलेटेड जो रिजल्ट्स आते हैं उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, ये भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। और फोरकास्टिंग जो है उसके जो सेल्स की फोरकास्ट है या कोई और फोरकास्टिंग है, तो उसको कौन से दो मेथड्स हैं, दो मेथड जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे कि क्वालिटेटिवली भी उसको किया जा सकता है और क्वांटिटेटिवली भी किया जा सकता है। लेकिन एक डोमिनेटिंग एक्सपर्ट्स की ये ओपिनियन है और अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई चीज़ क्वांटिटेटिवली नहीं हो सकती तो उसकी बात ना की जाए, क्योंकि आप क्वांटिटेटिवली एक चीज़ का एक आउटकम निकाल के इन नंबर्स आप दूसरे को कन्विंस कर लेते हैं। क्वालिटेटिवली देन यू हैव टू डिबेट, उसमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ ओपिनियन होती है। क्वांटिटेटिवली जो नंबर, जो फिगर, जो फाइंडिंग सामने आती हैं वो सब के लिए एक जैसी होती हैं और सबको वो मानने पे मजबूर करती हैं। इसलिए जितनी फोरकास्टिंग या बिजनेस से या मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, अगर वो क्वांटिटेटिवली की जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर हैं क्वालिटेटिव की बजाय। और वैसे भी कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कंप्यूटर के ग्रेजुएट्स हैं, वो अगरचे क्वालिटेटिव चीज़ों को बहुत कम समझते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव उनका डोमेन है, तो इसलिए क्वांटिटेटिव को फोकस करके हम ज़्यादा बेहतर तरीके से ख़ुद भी समझ सकते हैं और दूसरों को भी कन्विंस कर सकते हैं। तो ये दो अप्रोचेस, फिर इसके साथ ही रिग्रेशन की बात हुई थी। उस वक्त हमने बिल्कुल सिंपल रिग्रेशन की बात की थी। अब जबकि हम सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन करने जा रहे हैं तो इसकी एक्सटेंशन भी होगी, इसकी फर्दर डिटेल्स भी होंगी। नॉन लीनियर रिग्रेशन की भी हम बात करेंगे, लीनियर रिग्रेशन की बात करेंगे, क्वालिटेटिव बेस्ड रिग्रेशन, क्वांटिटेटिव बेस्ड रिग्रेशन, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम करेंगे। यहाँ ये थियोरेटिकली हमने डिस्कस किया था और यहाँ से फिर एक्सेल की भी कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की कि एक्सेल में कुछ ऑप्शन मौजूद हैं, अगरचे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनमें कहीं ना कहीं राउंडिंग ऑफ एरर और ये चीज़ें सिस्टम के अंदर मौजूद है। लेकिन स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर जैसे ईव्यूज़ है उसमें बहरहाल एक्यूरेसी ज़्यादा है और उसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब जो टाइम आ रहा है, जो आने वाले लेक्चर्स हैं, उसमें एप्लीकेशन की तरफ ज़्यादा फोकस होगा। प्लानिंग टूल्स में गैंट चार्ट की बहुत सिग्निफिकेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस है, इसको हम बनाते हैं और इसको फिर हम स्ट्रिक्टली इसको परसू भी करते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक यानी PERT हमने डिस्कस किया कि इसमें क्या है, ये डिफरेंट फ्रेम और डिफरेंट एक सिलसिले से दूसरे सिलसिले की तरफ किस तरह हम जोड़ते हैं एक्टिविटीज़ को।
फिर हमने रीजंस डिस्कस की थी कि प्लान, बड़े बड़े प्लान फेल क्यों हो जाते हैं, उसकी क्या रीजंस हैं। उसमें लैक ऑफ इंटीग्रेशन हो सकती है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, रिस्क ज़्यादा हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी गलत तरीके से लगाई जाए उससे भी फेलियर के चांसेस होते हैं। तो एक्सपेक्टेशन जो प्लान से होती हैं वो रियलाइज़ नहीं होती, उससे भी फेल हो जाते हैं। इसके अलावा हम राइट लोगों को रॉन्ग प्लेस पे या रॉन्ग लोगों को राइट प्लेस पे लगा देते हैं, उससे भी एक मिसमैनेज जो है होते हैं। इसके अलावा समटाइम्स प्लान जो है अनरियलिस्टिक होते हैं। ये हमारा, फिर इसके बाद हम डिसीजन मेकिंग की तरफ गए थे लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें हमारे ये टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन थे। फिर डिसीजन को हमने डिफाइन किया था कि डिसीजन कहते किसे हैं। तो डिसीजन जो है बेसिकली इट इज़ अ चॉइस बिटवीन 2 और मोर अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। Definition of decision making, it is a process of choosing the best alternative. ये हमने डिस्कस किया था कि डिसीजन इज अ चॉइस बिटवीन, और डेफिनेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर रीचिंग ऑब्जेक्टिव। इन ऑर्डर टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव, जो बेस्ट अल्टरनेटिव हम चूज करते हैं उसको हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। टाइप्स ऑफ डिसीजन हमने डिस्कस किए थे। कुछ प्रोग्राम डिसीजन होते हैं, कुछ नॉन प्रोग्राम्ड होते हैं। प्रोग्राम डिसीजन जो है वो रूटीन और रिपीटेटिव होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं, प्लान्ड होते हैं, और रूटीन में उनके बड़ा क्लियरली लिस्टेड होती हैं गाइडलाइन, उनको फॉलो करते हैं हम। उनकी वायलेशन से हमारे जो प्रोग्राम डिसीजन यानी जो पेट डिसीजन है वो अगर हम उसकी वायलेशन करते हैं तो फिर प्रोग्राम डिसीजन जो है हमें ऑब्जेक्टिव से दूर ले जाते हैं, और अगर हम उनको सही स्ट्रक्चर तरीके से फॉलो करते हैं तो फिर अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं। नॉन प्रोग्राम डिसीजन जैसे वन टाइम, नॉन रूटीन, या कोई ऑड सिचुएशन हो गई, या कोई सडनली कोई इंसिडेंटली या एक्सीडेंटली कोई सिचुएशन अराइज होती है, वहाँ पे जो हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं वो नॉन प्रोग्राम होते हैं। लेकिन अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉन प्रोग्राम डिसीजन को प्रोग्राम डिसीजन में कन्वर्ट करने की कोशिश करती हैं। अपने एक्सपीरियंस से लर्न करती हैं कि कितनी दफ़ा उनको नॉन प्रोग्राम डिसीजन करने पड़े, एंड नाउ इज़ द टाइम टू मेक देम एज प्रोग्राम। तो जब वो प्रोग्रामिंग का हिस्सा बनते हैं तो देन ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट में उसकी पेस ज़्यादा हो जाती है गोल्स अचीव करने में। टाइप्स ऑफ डिसीजन हमने डिस्कस किया था। इसके बाद फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस ये किया था। डिसीजन मेकर्स हमने एलिमेंट्स ऑफ द डिसीजन सिचुएशन जो है वो हमने डिस्कस की थी, जिसमें डिसीजन मेकर्स को और ओरिएंटेशंस, रिसेप्टिव, एक्सप्लॉयटेटिव, होर्डिंग, मार्केटिंग ओरिएंटेड, सारे हमने डिस्कस किए थे। And what goes to be served and what are the alternative available, और उन ऑर्डर्स को सीक्वेंस में, अल्टरनेटिव्स को सीक्वेंस में लगा के फिर उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव का चॉइस करना, ये हमने डिस्कस किया था। ये सारा कुछ हमने। उसके बाद रैशनल डिसीजन क्या होते हैं कि हमारे पास बेस्ट अल्टरनेटिव हैं, उन बेस्ट में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या है उसको चूज करना फॉर द बेनिफिट of the most of the people, या for the achievement of maximum number of objectives, ये हम करते हैं डिस्कस। उसके अलावा हमने कुछ बाउंडेड रैशनैलिटी डिस्कस की थी, जिसमें मैंने रेफरेंस दिया था हर्बर्ट साइमन थ्योरी की। तो हर्बर्ट साइमन थ्योरी के मुताबिक मैनेजर्स आर बाउंडेड इन टर्म्स ऑफ टाइम, कंप्यूटेशनल पावर एंड नॉलेज व्हेन मेकिंग डिसीजन। जब बाद औक़ात उनको ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जिसमें टाइम का ख्याल रखा जाता है, ऑब्जेक्टिव्स की वायलेशन को कंसीडर किया जाता है कि वो ना हो, और अपनी पावर को वो देखते हैं कि क्या वो एंटाइटल हैं ये डिसीजन लेने में या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी उस वक्त के टाइम फ्रेम के अंदर जो डिसीजन लिए जाते हैं उसको हम कहते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी। अपनी बेहतर समझ के मुताबिक जो मैनेजर डिसीजन लेता है उसको बाउंडेड डिसीजन कहते हैं।
डिसीजन मेकिंग एंड इंट्यूशन, ये भी हमने डिस्कस किया था। इंट्यूशन, ह्यूरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए थे, सिंपल रूल्स ऑफ थंब टू मेक डिसीजन। ह्यूरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो आपकी समझ होती है, जो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, जो आप प्रैक्टिकली अपने पीयर्स को, सीनियर्स को ऑब्जर्व करते हैं और लर्न करते हैं और अपनी कॉमन सेंस यूज़ करके फैसले करते हैं। उसमें यकीनन बायसेस होती हैं और उन बायसेस को एड्रेस करना, उनको कैलकुलेट करना, एस्टिमेट करना, ये सारा आजकल के मॉडल्स का सॉफ्टवेयर में इसका हिस्सा बनाया गया है। और सॉफ्टवेयर इसलिए डेवलप किए गए हैं कि इनको किस तरीके से मॉडल बना के, मॉडल का हिस्सा बना के वेरिएबल की शक्ल में हम क्वांटिफाई करें, मेजर करें और उनकी इफेक्टिवनेस को देखें कि क्या ह्यूरिस्टिक्स का पॉजिटिव इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट है। तो कुछ बायसेस के नेम हमने शेयर किए थे, जैसे बैंड वैगन इफेक्ट है, कंफर्मेशन बायस है, लॉस अवर्शन है, ओवर कॉन्फिडेंस है, अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म है, ये हमने डिस्कस किया। फिर प्रोबेबिलिटी थ्योरी, डिसीजन मेकिंग में इसका क्या रोल है, जिसमें हम एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिस्क, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। डिसीजन ट्रीज क्या होते हैं, ये क्या। फिर ग्रुप डिसीजन मेकिंग को हमने डिस्कस किया था कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग के फ़ायदे क्या हैं। तो वो मैंने आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि जब दो जहन मिलते हैं तो यकीनन वो एक से कहीं बेहतर फैसला करते हैं, और जब ज़्यादा जहन मिल के बैठते हैं तो एक बेहतर ऑप्शन सामने आता है। लेकिन इसके बहरहाल बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके कोई डिसीजन लेने के लिए, डिस्कशन के लिए जब इकट्ठा किया जाता है तो उसमें यकीनन डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा हो सकता है, कॉस्ट हो सकती है, टाइम हो सकता है, बाज़ औक़ात क्वालिटी ऑफ द डिसीजन का इशू हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मेंबर्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रुप डिसीजन मेकिंग। लेकिन बहरहाल इसके फ़वाइद हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, एक आदमी जब अपनी ओपिनियन शेयर करता है तो उससे बेहतर ओपिनियन सामने आती है, उसके ओपिनियन के अंदर जो मिस्टेक हिडन होती है वो सामने आती है, और उससे बेहतर अल्टरनेटिव जो है वो डिस्कस होने के बाद हम पहुंचते हैं ग्रुप डिसीजन के अपने फ़ायदे हैं। फिर इसकी नॉमिनल टेक्निक हैं, डेल्फी टेक्निक, ये कुछ टेक्निक्स हमने डिस्कस की थी। डेल्फी टेक्निक मैंने बताया था कि किस तरीके से ये कंडक्ट होती है, ग्रुप मेंबर्स जो हैं किस तरीके से एक सोल्यूशन तक पहुंचते हैं, जिसमें एनोनिमिटी का ख्याल रखा जाता है, यानी नामों को, असल नामों को छुपाया जाता है, लेकिन बहरहाल एक जब शेयर किया जाता है ओपिनियन ऑफ डिफरेंट पीपल विद वन एंड अदर, तो उससे इम्प्रूवमेंट की तरफ डिसीजन जाता है। ये हर के फ़ायदे और नुकसान। उसके बाद फिर हमने लेक्चर 7, जिसमें हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटजीज, टैक्टिक्स एंड कंपेटिटिव डायनामिक्स ये डिस्कस किए थे। तो दरअसल ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस था, और लॉन्ग टर्म की तरफ हम क्यों जाते हैं, इसलिए कि बिजनेस का कॉन्सेप्ट ही ये है कि उसने सस्टेन करना है फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वो 1-2 दिन, महीने, साल, 2 साल के लिए नहीं बनाया जाता, इसलिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो उसकी अपनी एक अहमियत है। फिर कुछ स्ट्रेटजी जो है हमने डिस्कस भी की थी रियल लाइफ से, कि बर्गर किंग और फोर्ड मोटर और सीपी रेल रोड, ये हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से उनकी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, हर जगह एक जैसी नहीं होती, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट एंड टाइम एंड सर्कमस्टांसेस, जो डिसीजन किए जाते हैं, जो प्लानिंग की जाती है, उसकी एक स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस होती है। एनवायरमेंटल एनालिसिस को हमने डिस्कस किया था, मैनेजरियल एनवायरनमेंट, जनरल एनवायरनमेंट, फिर पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा फिर पोर्टर 5 मॉडल के अलावा हमने इंटरनल एनवायरनमेंट को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि किस तरीके से एक
मिशन को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो अनमोटिवेटेड लोग होते हैं उनको मोटिवेट किया जाता है, और मिशन की जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी इम्पोर्टेंस है, और मिशन और ऑब्जेक्टिव्स में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, और उसके जो टूल्स हम जो करते हैं जो स्ट्रेटजी फार्मूलेशन करते हैं और टूल्स जो डिज़ाइन करते हैं, उसको किस तरह से क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है, और फिर उनका स्वॉट एनालिसिस यानी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये क्या हैं, इनको डिस्कस किया जाता है। बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस की अहमियत और वो किस तरीके से फर्दर डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर सकता है, ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने स्ट्रेटजी फार्मूलेशन टाइप्स डिस्कस किए थे कि डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप और फोकस, और कुछ सैंपल हमने डिस्कस किया था कि ग्रोथ, स्टेबिलिटी, रिंट्रेंचमेंट और ये जो है डाइवर्सिट्यूड जो है ये कितना इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप में लाने के लिए, स्ट्रेटजी जब बन जाती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो गई, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए हमें कौन कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट है उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इंटरैक्टिव स्किल, एलोकेटिव स्किल, मॉनिटरिंग स्किल और ऑर्गेनाइजिंग स्किल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कंट्रोल और फिर टेक्टिकल प्लानिंग जो है, यानी किस तरीके से हम एक सिचुएशन, ऑकवर्ड सिचुएशन, ऑड सिचुएशन अराइज होती हैं तो कैसे हम उसको जो है टैक्टफुली हम हैंडल करते हैं। कंपेटिटिव डायनामिक्स में हमने डिस्कस किया था कि एज अटैकर क्या रोल है एक ऑर्गेनाइजेशन का, एज डिफेंडर क्या रोल है, कंपेटिटिव अवेयरनेस क्या चीज़ है, कंपेटिटर की मोटिवेशन कितना रोल प्ले करती है, और कंपेटिटर की कैपेबिलिटी कितना रोल प्ले करती है इन ऑर्डर टू have competitive dynamics। ये इसके बाद फिर हमने कुछ फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आपको याद होगा डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजिंग कहते किसे हैं, ऑर्गेनाइजिंग स्किल और ऑर्गेनाइजेशन में क्या फ़र्क है। ये हमने क्लासिकल ऑर्गेनाइजिंग थ्योरी हमने डिस्कस की थी, जिसको वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक मॉडल भी कहते हैं। इसके अलावा क्लासिकल ऑर्गेनाइजिंग थ्योरी से रिलेटेड ही डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट और उसकी इम्पोर्टेंस हमने डिस्कस किया था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर क्या होते हैं और उनके दो टाइप्स क्या हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। फिर ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट जो है फॉर्मल स्ट्रक्चर में, उसकी इम्पोर्टेंस, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस किस तरह होती हैं, कैसे एक टॉप से बॉटम हायरार्की है और एक हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है बिजनेस की, जिसमें ऑफिसेज, सब ऑफिसेज जो है ये हायरार्की है, और बाज़ों का साइमल्टेनियस जो ऑफिसेज होते हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन के, वो किस तरह से उनका क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन में। डिपार्टमेंटलाइजेशन और कंपार्टमेंटलाइजेशन ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और डेलीगेशन ऑफ पावर, ये हमारा फोकस था इन वन ऑफ द लेक्चर्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे पूरा किया जाता है। फिर इसके अलावा हमने जो है पावर क्या है, यानी एंटाइटलमेंट क्या है कि क्या कर सकता है अगर काम मुकम्मल नहीं होता, या किसी मैनेजर ने कोई काम को मुकम्मल करने के लिए कोई स्टेप्स लेने हैं, कोई मेजर्स लेने हैं, तो उसके एंटाइटलमेंट क्या है, उसकी अथॉरिटी क्या है, उसको कैसे यूटिलाइज करके वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव की तरफ जा सकता है। अकाउंटेबिलिटी क्या है मैनेजर की अपनी, और वो जो अकाउंटेबिलिटी दूसरों की कर रहा है उसमें कहाँ तक वो जा सकता है, ये बहुत इम्पोर्टेंस है इसकी। इसके अलावा डेलीगेशन ऑफ पावर जिसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस में, जिसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि हायरार्की में जो जूनियर है वो हर काम सीनियर से ही पूछ के करता रहता है, जिसमें टाइम वेस्टेज और बाद औक़ात जो कम्युनिकेशन का इशू आता है और वो काम जो है वो टाइम पे मुकम्मल नहीं हो पाता, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होते। तो
डेलीगेशन ऑफ पावर, यानी पावर दूसरे को ट्रांसफ़र कर देना कि को अपना काम आसानी से कंफर्टेबली अप्रोप्रिएट तरीके से पूरा कर सके। ये इसको हमने डिस्कस किया था, और इसके एक इफ़ेक्टिव डेलीगेशन क्या होती है ये मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद इसमें क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं वो हमने फिर उसकी तरफ हम गए थे। फिर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है, इसमें मैंने आपके साथ कुछ थ्योरी से, कुछ हिस्ट्री से कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि कितने सिस्टम है, यानी जो हम हिस्टोरिकली पूरी दुनिया में मुख्तलिफ कंट्रीज़ में हम इम्प्लीमेंट करते आए हैं या फॉलो करते आए हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम है, सेंट्रली प्लान्ड सिस्टम है, फ्री सिस्टम है, मिक्स्ड सिस्टम है और एक इस्लामिक सिस्टम है। तो ये जो फ्राम टाइम टू टाइम हिस्ट्री में ये रहे हैं और अभी भी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में या मुल्कों के मुख्तलिफ हिस्सों में ये सिस्टम ख़ास तौर पर ट्रेडिशनल सिस्टम जो है वो काम कर रहा है दुनिया के मुख्तलिफ। मैंने पाकिस्तान में बलूचिस्तान की और इंटीरियर सिंध की एग्जांपल दी थी, ट्राइबल एरिया की आपको एग्जांपल दी थी, किस तरह ट्रेडिशनल सिस्टम जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है और इसके फ़ायदे नुकसानात क्या हैं। इसी तरह सेंट्रली प्लान्ड सिस्टम के फ़ायदे नुकसानात क्या हैं, और इसी तरह फ्री मार्केट इकानमी के फ़ायदे जो कि यकीनन बहुत ज़्यादा है, और दुनिया की जितनी डेवलपमेंट है वो फ्री मार्केट इकानमी उसका क्रेडिट लेती है। ये हमने डिस्कस किया था। फिर रिक्रूटमेंट के प्रोसेस, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स किन प्रोसेस में से गुजरता है। रिक्रूटमेंट के बाद फिर जो है ये हमने रिक्रूटमेंट के बाद हमने सिलेक्शन, और सिलेक्शन के टूल्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं वो हमने डिस्कस किए थे। टेस्टिंग, असेसमेंट सेंटर्स, ट्रेनिंग, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग क्या होती हैं, ट्रेनिंग प्रोसेस के स्टेप्स डिफरेंट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर कि एक प्रोग्राम को इवेल्युएट करना कितना ज़रूरी होता है जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ट्रेनिंग ऑफ़र करते हैं, तो ट्रेनिंग का मटेरियल इवेल्युएट करना और ट्रेनिंग की इफ़ेक्टिवनेस को इवेल्युएट करना इंतहाई ज़रूरी होता है कि जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली है उनकी प्रोडक्टिविटी में क्या फ़र्क आया है, पहले के मुकाबले में इम्प्रूवमेंट है या डिटीरियोरेशन है। उससे पता चलता है कि ट्रेनिंग इफ़ेक्टिव रही है या नहीं रही, जिसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम से हमें पता चलता है कि ट्रेनिंग बेहतर रही है कि नहीं। उसके बाद हमने चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट और वर्चुअलिटी ये चीज़ें डिस्कस की थी कि चेंज कहते क्यों हैं, किसे हैं और चेंज की ज़रूरत क्या है। ब्रीफली चेंज की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि हम आगे बढ़ सकें, और चेंजिंग सर्कमस्टांसेस और एनवायरनमेंट के चेंज के साथ, यानी लोगों की डिमांड और उनकी डिज़ायर के मुताबिक किस तरीके से उनकी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल बना सकते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली चेंज जो है इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के साथ एसोसिएटेड है। और चेंज एजेंट जो हैं क्या होते हैं, और जब ये हम ग्रोथ की तरफ जाते हैं, जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो उसमें चेंज एजेंट्स का कितना बड़ा रोल होता है। और जब कोई चीज़ उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रही होती है, जब वो कोई ज़ाहिर है कि सारे स्टेक होल्डर जो हैं वो बेनिफिशरी नहीं होते चेंज के, उसमें कुछ लोग नेचुरली पीछे रह जाते हैं। तो वो किस तरह से फिर रेजिस्ट करते हैं, वो चेंज को किस तरीके से पसंद नहीं करते, और उसका फिर कुछ हमने डिस्कस किया था कि उनको कैसे चेंज एक्सेप्ट करवाई जाती हैं, क्या तरीका है कि उनको एमिकेबली और बेहतर तरीके से उनको कन्विंस किया जाए कि चेंज इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। चेंज से जो स्ट्रेस और जो अनहेल्दी चीज़ें एमर्ज होती हैं, वो कुछ लिस्ट किए थे कि किस किस्म की बीमारियां और किस किस्म की प्रॉब्लम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स होते हैं या उसके साथ जो एसोसिएटेड स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ क्या क्या इश्यूज अराइज हो सकते हैं। तो ये चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सारा था। वर्चुअलिटी का हमने एडवांस टेक्नोलॉजी का एक सिग्निफिकेंस हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से अब चेंज को थ्रू वर्चुअलिटी
इम्प्लीमेंट किया जाता है, डिसेमिनेट किया जाता है, लोगों को समझाया जाता है कम वक्त में और कम रिसोर्सेज से। बेसिकली इनिशियल रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा लगते हैं जब वर्चुअलिटी अरेंजमेंट किया जाता है, लेकिन उसके फ़वाइद क्या हैं कि लोग किस तरीके से अपने अपनी ऑफिसेज़ में बैठ के चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में फेमिलियर होते हैं। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कम वक्त में सब लोग कनेक्टेड होते हैं। लेकिन उसमें मैनेजमेंट के, कंट्रोल के, सुपरवाइजिंग के ये इश्यूज भी आते हैं, ये हमने डिस्कस किए थे। फिर हमने उसके बाद हमने डिस्कस किया था इन्फ्लुएंसिंग एंड कम्युनिकेशन, कि किस तरीके से आप प्रोसेस ऑफ एक्टिविटीज़ जो हैं उनके बारे में गाइडलाइन अपने ग्रुप मेंबर्स को देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, उनको समझाते हैं कि किस तरीके से प्लानिंग को हमने ऑर्गेनाइज तरीके से इम्प्लीमेंट करके आगे लेके जाना है और उनकी ज़रूरियात क्या हैं, इस सिलसिले में उनसे कितना कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है। तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइन यहाँ पे उनसे जो शेयर की थी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो टाइम मैनेजमेंट है, यानी आप अपनी प्रायोरिटीज़ को किस तरह सेट करते हैं, अपना काम किस तरह स्टार्ट करते हैं और फिर आप वक्त के अंदर या उससे पहले अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं। ये सबसे अहम चीज़ है और इसी तरह कुछ और इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं जो स्टूडेंट को लर्न करनी चाहिए। डैनियल गोलमैन का इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था और ये किस तरह से आजकल EQ का कॉन्सेप्ट जो है IQ से ये डिफरेंट है। कुछ स्किल्स ऑफ इमोशनली इंटेलिजेंट मैनेजर्स आपके साथ शेयर की थी। इसके अलावा कम्युनिकेशन का प्रोसेस कि किस तरीके से मैनेजमेंट जो है वो कम्युनिकेट करती है चेंजिंग रिक्वायरमेंट और जो टेक्नोलॉजी और जो मार्केट में चेंजेस आ रही हैं उनको आपस में शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं और बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं। इसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल और जो पूरा प्रोसेस है किस तरीके से फॉर्मल इनफॉर्मल ये सारे हमने डिस्कस किए थे और ये बताया था कि इनमें से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है वो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं जिससे एक अच्छी कम्युनिकेशन जाती है। लेकिन बहरहाल ट्रेडिशनल मेथड यही है कि वर्बल रिटर्न जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस वो जारी रहता है फॉर द स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। तो स्टूडेंट्स ये हमारे प्रीवियस लेक्चर थे। फिर हमने कुछ लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप का रोल क्या है, लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है, ये हमने डिस्कस किया था। इफ़ेक्टिव मैनेजर्स और इफ़ेक्टिव लीडर्स के दरमियान कॉमन क्या चीज़ है और फिर जो डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ लीडरशिप है क्योंकि मुख्तलिफ लोग लीडरशिप को मुख्तलिफ तरीक़ों से डिफ़ाइन करते हैं। हमारा यहाँ पे लीडरशिप का कॉन्सेप्ट जो है जो हमने इस कोर्स में पढ़ा वो कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं बल्कि मैनेजरियल स्किल और कॉरपोरेशन के पर्सपेक्टिव में कि बिज़नेस को किस तरीके से एक आदमी जो है वो लीड करता है और एक टॉप लेवल तक लेके जाता है मार्केट में और किस तरीके से वो मैक्सिमम शेयर एक्वायर करता है और पूरी टीम को अपनी टीम को साथ लेके जाता है, उसके अंदर क्या क्या खसूसियात होते हैं वो हमने डिस्कस किया था। अब फिर इफ़ेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स हमने ये सारे डिस्कस किए थे। उसके बारे में कुछ लीडिंग थ्योरीज़ हैं वो हमने डिस्कस की थी। लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, इसी तरह कंटिजेंसी थ्योरी। फिर हमने पाथ गोल थ्योरी, ये मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है जो हमने डिस्कस किए। वीरूम और येटन जागो मॉडल, VYJ मॉडल जो है ये हमने डिस्कस किया था। डिसीजन स्टाइल के इसमें ये सारा क्वालिटेटिव एनालिसिस से किस तरीके से डिसीजन मेकिंग या डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं, फैक्टर्स हैं, उनको किस तरीके से डिस्कस किया जाता है, उनकी फाइंडिंग्स को लीडरशिप। फिर उसके बाद लीडर मैनेजर का एक
बड़ा क्लियर डिफरेंस इन दो बॉक्सेस से हमने डिस्कस किया था। सर्वेंट लीडरशिप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये ऑथेंटिक लीडरशिप, ये सारा हमने डिस्कस किया था। इसके बाद फिर हमने मोटिवेशन, और मोटिवेशन का मतलब है क्या कि इनर स्टेट कॉजिंग एन इंडिविजुअल टू लर्न इन अ वे दैट इंश्योर्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ सम गोल। जब हम अंदर से एक सेल्फ इंटरेस्ट जनरेट होती है, क्रिएट होती है इन फेवर ऑफ बिजनेस, तो फिर लोग किस तरीके, या इन फेवर ऑफ सोसाइटी, तो फिर लोग किस तरीके से परसिस्टेंटली इनिशिएटिव लेते हैं और काम करते हैं, और उसका फिर फ़ायदा क्या होता है। मोटिवेशन थ्योरीज में हमने नीड गोल थ्योरी, वी रूम थ्योरी, ये कुछ थ्योरीज और कुछ थ्योरीज हमने ड्रॉप कर दी थी, वो हमने डिस्कस नहीं की थी क्योंकि वो प्योर मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा टिल्टेड थी। एक आम कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट, उनको कॉम्प्लिकेशन है उसके लिए उन थ्योरीज में, तो उनको हमने स्किप कर दिया था। तो मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, ये हमने किया था। इसमें मैंने बताया था कि इसमें खामी क्या है, और इमाम इब्न तैमिया की जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके साथ शेयर की थी कि किस तरीके से वो इससे बेहतर एक मॉडल है। तो ये सारा हमने डिस्कस कर लिया था। फिर लेक्चर 15 में हमने ई व्यूज सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाया था कि ई व्यूज व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ई व्यूज, और इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। ये उसका लोगो मोनो या उसका फेस है जो हमने डिस्कस किया था। ई व्यूज क्या कर सकता है, ई व्यूज में हम किस पर्पज़ के लिए इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। इसमें एस्टिमेशन, फोरकास्टिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफिक, डाटा मैनेजमेंट, सिमुलेशन, ये सारा इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, और प्रोग्राम इंस्टॉल करने के बाद अपडेटेड है रजिस्ट्री, और फिर इसके अलावा कुछ इसकी बेसिक्स को हमने डिस्कस किया था कि इसमें डाटा हैंडलिंग किस तरह होती है, फाइल किस तरह बनती है। लेकिन फाइल जो स्टार्ट हम करेंगे वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। वर्क फाइल कंपैरिजन मैंने बताया था कि दो वर्क फाइल को किस तरीके से आप साइमल्टेनियसली खोल के उनके वेरिएबल्स में जो चेंज आपने की हुई होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये स्टेप्स मैंने शेयर किए थे कि किस तरीके से आप इसमें व्यू में जाके कंपेयर किया ऑप्शन, और ये बताया था कि ये ऑप्शन 8th वर्जन में है, 7th वर्जन में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी। इसके अलावा वर्क फाइल को एक्सपेंड किस तरह करते हैं, ये जितने लेटेस्ट वर्जन अब आ गए हैं 7th के बाद, उसमें ये फैसिलिटी मौजूद है। इसके अलावा किसी भी वेरिएबल की डिटेल्स को या तमाम वेरिएबल्स की डिटेल्स को साइमल्टेनियसली किस तरीके से आप खोल के आप पढ़ सकते हैं। फिर इसकी इंपॉर्टेंस मैंने बताई थी ई व्यूज़ की कि इसमें ग्राफ, टेबल और स्पूज जो है वो किस तरह हैंडल होते हैं और किस तरीके से वो ट्रांसफरेबल है बाकी सॉफ्टवेयर की तरफ। एस्टिमेशन में मैंने बताया था कि ई व्यूज़ तकरीबन तमाम किस्म की एस्टिमेशन कर सकता है, हर किस्म की फोरकास्टिंग तकरीबन कर सकता है। टाइम सीरीज़, क्रॉस सेक्शनल, पैनल डाटा, पूल डाटा, हर किस्म के डाटा को तकरीबन ये हैंडल कर लेता है। इसके अलावा जितनी स्टैटिस्टिकल और इकोनोमेट्रिक टेक्निक्स इस वक्त अवेलेबल हैं वो लेटेस्ट वर्जन्स के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हैं, उनके मैथमेटिकल मॉडल उनके बैक एंड पे मौजूद हैं। हम उसके फेस के ऊपर जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, हमारा मकसद ये होता है कि वो सारे मॉडल जो है जो इसके बैक एंड में मौजूद हैं उनको दोबारा से लिख के या प्रोग्रामिंग करके एस्टिमेट करने की बजाय हम डायरेक्ट उसकी विंडोज़ के ज़रिए हम उसके आउटकम को निकालते हैं डाटा से, उससे पॉलिसी बनाते हैं और फिर इम्प्लीमेंटेशन का रास्ता निकालते हैं। तो इंशाल्लाह ये एक बड़ा क्विक रिव्यू ऑफ ऑल द 15 लेक्चर्स। तो लेक्चर नंबर 16 में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ई व्यूज़ में के फंक्शंस में ई व्यूज़ के जो फंक्शंस हैं उनको किस तरीके से इलस्ट्रेट किया जा सकता है, वो उनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, इसको हम बड़ी डिटेल से करेंगे। इट विल बी ए सॉर्ट ऑफ डिटेल्ड ट्रेनिंग ऑफ वन सॉफ्टवेयर
for multiple purpose in management. तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर एक बहुत क्विक रिव्यू था, इसलिए हमें थोड़ी स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ी, क्योंकि 15 लेक्चर को एक लेक्चर में सम अप करना डेफिनेटली एक बहुत मुश्किल काम है. तो I hope it was useful and it was quick revision just to remind you of what we have done so far and what is ahead. So what we have covered so far is the theory, and what is ahead, that has started from lecture number 15, and that is the application of software. So students, this was today's lecture of the first review of first part of the syllabus. So inshallah, see you in the next lecture with the new topic in eViews. Thank you. Allah Hafiz.